तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी लोग क्या करेंगे, पर वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर SKM स्टडी यहाँ पर यूट्यूब चैनल को जो अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हाई स्कूल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगी, आपकी केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी, जो कि आपकी कॉपी है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं 2022 का सेट नंबर 3 और 346 JC। तो आप देख लीजिएगा 2022 में आपका 346 JC है जो कि सेट आया हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। हाई स्कूल आप काट दीजिएगा, कॉपी आपको सेम रहेगी, ऐसे ही पैटर्न में आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है ना। तो कॉपी मिलती है ऐसे ही पैटर्न में आपको मिलेगी। आपको वहाँ पर थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे ये नंबर है इधर आ जाएगा, ये लिखने वाला इधर आ जाएगा। तो बस यही थोड़ा बहुत फर्क मिलता है, बाकी और कुछ फर्क नहीं मिलता है, ठीक है ना। और इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखें। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। और निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचिद्रित है जिस वर्ष वह परीक्षा दे रहा है। मतलब परिचिद्रित का मतलब आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको कुछ ध्यान दीजिएगा, छिद्रित रूप में आपको दिखेगा, ठीक है ना, छिद्रित रूप में दिखेगा। और यहाँ पर आपको 2023 जिससे आप कपड़ा सिलने वाली मशीनें होती है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, छिद्रित रूप में 2023 मिलेगा, ठीक है ना। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ठीक। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक की बात करेंगे, यहाँ पर आपको अंकों में डाल देना है और यहाँ पर आपको शब्दों में डाल देना है, ठीक। विषय भौतिक विज्ञान की बात करेंगे 2022, ठीक है ना। और विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे सेट नंबर 3, ठीक है ना। और प्रश्न पत्र पर अंकी संकेतांक की बात करेंगे 346 JC, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको परीक्षा का दिन डाल देना है और परीक्षा की तिथि एवं पाली डाल देना है और केंद्र का नाम आपको डाल देना है, ठीक। और नीचे ध्यान दीजिए कक्ष निरीक्षक भरेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे और बस आपको हमारे साथ अच्छी तरीके से बने रहना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 के क की बात करेंगे। दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युत वाले माध्यम में रखे हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, परावैद्युत आवेश हैं, ठीक। परावैद्युत वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए, जो माध्यम का परावैद्युतांक है वह बदलकर क्या हो जाए, K2 हो जाए, तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल क्या होगा, ठीक है ना। यह पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, K1 2/K1 इंटू F, 2K1/K2 इंटू F, K1/K2 इंटू F या 2F, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो आंसर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। माध्यम में लगने वाला बल बराबर निर्वात में बल F0/K, क्या हो जाएगा, माध्यम में लगने वाला बल बराबर निर्वात में बल F0/K, यानी कि F बराबर F0/K1 बराबर F0 बराबर F K1 आपके लिए हो जाएगा। और माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो तब बल F0/K2 बराबर K1/K2 इंटू F आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FV हों, तब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FV हो तो FR बराबर FV, FV इज लेस देन
एफ आर इज लेस देन एफ वी या एफ वी इज लेस देन आर इक्वल टू एफ आर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो आंसर इसको निकालते हैं थोड़ा। देखिए, एक उत्तल लेंस में लाल प्रकाश तथा बैगनी प्रकाश के लिए जो फोकस दूरियां हैं क्रमशः एफ आर एवं एफ वी हैं। मतलब एक उत्तल लेंस है आपके पास जिसमें लाल प्रकाश तथा बैगनी प्रकाश के लिए जो फोकस दूरियां हैं क्रमशः कितना है, एफ आर हैं एवं एफ वी हैं। ठीक, फोकस दूरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। ठीक है ना। हम जानते हैं कि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, मतलब जो रेड कलर का जो तरंग दैर्ध्य है वो किससे ज़्यादा है, बैगनी वाले से ज़्यादा है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो एफ वी यानी जो एफ वी इज लेस देन एफ आर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। मतलब जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उसमें जो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उसके सदिशों में जो कलांतर होता है 0, पाई, पाई/2 और 3π/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर की बात करें, चलिए आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान कला में तथा परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान कला में तथा परस्पर एवं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात थीटा बराबर π/2। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ आप देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लैम्डा 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम बराबर 2 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है ना। तथा लैम्डा बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻⁷ मीटर तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मैक्स बराबर hc 1/λ - 1/λ0। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो 6.62 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ यानी कि 1/1 × 10⁻⁷ -2 × 10⁻⁷। ठीक है ना। ये सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ध्यान दीजिएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 19.86 × 10⁻26 × 1 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ × 1 × 10⁻⁷, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 9.93 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है ना, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा, या 9.93 × 10⁻⁻19 अपान 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। यल लंबाई के तार में, किसमें, यल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित है। कितने एम्पियर की? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार बी वेबर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है। जो तार बी है, जो तार बी वेबर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान आपको बताना है। तो ए आई बी एल, आई बी एल अपान 2 आई बी एल √3 अपान 2 आई बी एल। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है यह बराबर क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा, दिया गया है थीटा बराबर 30 डिग्री, या एफ बराबर आई बी एल साइन 30 डिग्री, या एफ बराबर 1/2 आई बी एल। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको सॉल्व कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कितना? 6 वोल्ट का जो विद्युत वाहक बल है उसके 3 सेलों को किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, जो संयोजन का विद्युत वाहक बल है वह क्या होगा, सेलों की आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के
3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, 1/E बराबर 1/E1 और 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3, 1/E बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 बराबर 1/E बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1/6, यानी कि E बराबर 6/3 बराबर 2 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं, खंड बी की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, खंड ब की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे खंड ब देखिए, प्रश्न नंबर 2 के क की बात करेंगे। 2 का क, गतिशीलता की परिभाषा दीजिए। किसकी, गतिशीलता की परिभाषा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो गतिशीलता होती है, धात्विक चालकों में आवेश वाहक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धात्विक चालक होते हैं ना, उसमें जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे पास देखिए धात्विक चालकों में जो आवेश होते हैं, आवेश वाहक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनित गैसों तथा वैद्युत अपघट्यों में आवेश वाहक धनावेशित आयन तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। अर्धचालकों में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित कोटर होल आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग का अपवाह वेग आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आपको लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, धात्विक चालक है कोई आपके पास, धात्विक चालक मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हों और उसमें जो अगर हम इलेक्ट्रिक का प्रवाह करें, वैद्युत धारा का प्रवाह करें तो बहुत तेज़ी से हो। ठीक, कहने का मतलब यह है। तो धात्विक चालकों में जो आवेश वाहक क्या होते हैं, उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही उनका आवेशन होता है, मतलब वो एक दूसरे करंट को पहुंचाते हैं आपके घरों तक, आपके बल्बों तक। ठीक है ना, और आयनित गैसों तथा वैद्युत अपघट्यों में, किसमें, आयनित गैसों तथा वैद्युत अपघट्यों में आवेश वाहक क्या होते हैं, धन आवेशित आयन तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। ठीक, ये दो होते हैं। अर्धचालकों में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित कोटर होल आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग का अपवाह वेग आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। यदि ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग Vd है, तो आवेश वाहक की जो गतिशीलता है, ध्यान दीजिएगा, जो आवेश वाहक की जो गतिशीलता है म्यू बराबर Vd अपान ई, क्या हो जाएगा, Vd अपान कैपिटल ई, यानी Vd बराबर Eb अपान ml इंटू टाउ। ठीक है ना, बराबर E अपान एम टाउ इंटू ई, यानी कि V अपान ई बराबर ई। ठीक है ना, अतः म्यू बराबर Vd अपान ई क्या हो जाएगा, Vd अपान ई बराबर E अपान एम इंटू टाउ, यानी कि E अपान ई आपका हो जाएगा, जहाँ Et अपान एम क्या हो जाएगा, अतः गतिशीलता, या आपका क्या हो जाएगा, बराबर E टाउ अपान एम, E टाउ होगा यहाँ पर, E टाउ, इसको बना लीजिए। तो इसी गतिशीलता का SI मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। ठीक है ना, ये आपके लिए होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ख नंबर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो होगी 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान डी। चूंकि तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एन, जहाँ एन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। समझ में आ रहा है नहीं यह चीज़ आपको, कि 2d अपान 2 लैम्डा अपान डी, लैम्डा बराबर 1 अपान एन, जहाँ एन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। अतः यदि एन बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा और थीटा कम होगा। ठीक, कहने का मतलब कि अगर हम क्या बढ़ाएंगे, एन को बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, एन को बढ़ाएंगे तो लैम्डा का मान हमेशा कम होगा। अगर हम लैम्डा का मान क्या करें,
ध्यान दीजिएगा, अगर n का मान हम कम करेंगे तो इसका मान हमेशा बढ़ेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा n बढ़ेगा जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी कम होगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं, 2 के ग की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। समझाइए, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, ये आपको समझाना है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करेंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर कोई बिंदु आवेश दो दिशाओं की ओर वैद्युत क्षेत्र को संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं सिर्फ केवल एक ही दिशा में जा सकती हैं, इसके अलावा एक कहो कि 2 दिशाओं में चली जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2a हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा। तो दिया है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बराबर √2a, अतः IRMS बराबर I0/√2 से क्या हो जाएगा, धारा का शिखर मान I0 बराबर IRMS √2, यानी कि √2 इंटू √2 बराबर 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं समस्थानिक एवं संभारिक में समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाना है आपको। ठीक है ना। तो समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर आपको बताना है। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी जैसे 8O16 या 8O17। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा, समस्थानिक क्या होते हैं, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, जिसमें परमाणु संख्या समान हो। जैसे इसमें देखिए इन दोनों की परमाणु संख्या 8 ही है, लेकिन जो परमाणु भार है ना वो बदल गए हैं। ठीक, तो इसमें द्रव्यमान संख्या जो परमाणु संख्या है यानी परमाणु भार है जो वो बदल गया, इसलिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये समस्थानिक कहलाएगा। ठीक है ना। और जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जबकि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो समभारिक कहलाते हैं। जैसे 2He7 और 3Li7। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये भी आपको देखिए, इसमें परमाणु संख्या क्या है आपकी, जो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे जिनकी यानी परमाणु संख्या, जिनकी ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, भिन्न हो गई। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास मकान है, 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। कितने, प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना आपको करना है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिदिन 24 घंटे व्यय विद्युत ऊर्जा यानी कि 60 × 24 वाट घंटा। ठीक है ना, कहने का मतलब 1440 वाट घंटा, यानी कि 1440/1000 किलोवाट घंटा। यानी इसको हम 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा में बदल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको निकालेंगे तो 144/100, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 200 × 200 यूनिट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इंटू 200 यूनिट बराबर 288 यूनिट आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 288 यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 288 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम खंड स की बात करते हैं। खंड स में भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। खंड स की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 के क की बात करेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत, किसके, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर
पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनत करने पर अवक्षय परत की मोटाई अगतिशील आवेशों के कारण, मतलब अगर हम पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनत, ठीक है ना, करने पर हम अवक्षय परत की जो मोटाई है वो अगतिशील आवेशों के कारण, जो अगतिशील आवेश हैं हमारे, जो एक जगह स्थिर आवेश हैं, उनके कारण क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उनकी मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तथा अगतिशील आयनों की संख्या अधिक होने, जो अगतिशील आयनों की संख्या वो अधिक होने के कारण विभव प्राचीर भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न भी देखिए क्या है आपके लिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। किसको? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? जब किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है। क्या होता है? जब किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है, तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। किससे? धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता की अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो हमारे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। किस पर? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर क्या हो जाती है? बढ़ती है। ठीक है ना। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम हो, यदि क्या है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होती है, तब क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, हमारी जो ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अगर आवृत्ति से कम है तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। क्या? नहीं होता है। ठीक है ना। ये आपको कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। तो कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तुल्य धारा को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी? 0.7 एंगस्ट्रॉम बराबर 7 × 10⁻11 मीटर। कितना? 7 × 10⁻11 मीटर। ठीक। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻10 मीटर। कितना हो जाएगा? 10⁻10 मीटर। तथा इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति v बराबर क्या हो जाएगी? 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। और तब कक्षा में तुल्य वैद्युत धारा I बराबर Q/T, यानी कि T बराबर 2πr/v। क्या हो जाएगा? T बराबर 2πr/v। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा? Q × v/2πr बराबर 1.6 × 10⁻19 इंटू, ध्यान दीजिएगा,
Q का मान हो जाएगा और V का मान 6.6 इंटू 10⁴। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है नीचे 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 7 इंटू 10⁻11। सॉल्व करेंगे तो आई बराबर कितना निकल कर आएगा, हमारा निकल कर आएगा 2.4 इंटू 10⁻5 एम्पियर। आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। किसका? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, और ध्यान दीजिएगा 25 मीटर की वैद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचरित हो रही है, तो किसी बिंदु पर वैद्युत सदिश वेक्टर E बराबर 6.3 जे कैप वोल्ट अपान मीटर है। इस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर V का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले हम लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के मुख्य गुण निम्न हैं। तो इनके गमन के लिए किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनके गमन के लिए क्या? किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे आपस में लंबवत परिवर्तनशील वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से निर्मित होती हैं और ये त्वरित अथवा कंपनशील आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? ये त्वरित एवं कंपनशील आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है ना। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में समान रूप से बटी होती है। ये प्रकृति में अनुप्रस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। दिया है, क्या दिया है? वेक्टर E बराबर 6.3 जूल वोल्ट प्रति मीटर या EY बराबर 6.3 वोल्ट मीटर में संचरित हो, तब यदि वैद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचरित हो, x दिशा में, तब क्या हो जाएगा? VZ बराबर क्या हो जाएगा? EY अपान C, यानी वेक्टर B बराबर E अपान C बराबर 6.3 अपान 3 इंटू 10⁸ बराबर 2.1 इंटू 10⁻8 के कैप टेस्ला। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए खंड द की बात करेंगे तो किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? μ2 अपान V माइनस μ1 अपान U बराबर μ2 माइनस μ1 अपान R। ठीक, पहला फार्मूला हो जाएगा आपको। उसके बाद यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक μ2 अपान μ1 बराबर μ हो, तो उपरोक्त सूत्र को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कौन से प्रकार से? μ अपान V माइनस 1 अपान U बराबर μ माइनस 1 अपान R। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके पास, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है? दिए गए चित्र में A एवं B के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संधारित्र की धारिता निकालना है। तो C 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, किसी चालक में दिया गया आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, C बराबर Q अपान V, यह आपको लिखना है। दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहेंगे? हम उस चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। इसे वैद्युत धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसे फैरड F कहा जाता है, अर्थात वैद्युत धारिता C बराबर Q/V। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न 2 दे रखा है आपको, इसको इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। ये आपका C हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड वाले दोनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं। कितने हैं? समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य धारिता है 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार 4 माइक्रोफैरड वाले दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, अतः 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 4/4 + 4। देखिए ये वाले जो आपके होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहाँ पर 4 और 4 है, ये श्रेणी क्रम में है। पहले इसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? समांतर में होगा। तो पहले हमने इसको निकाला 4 और 4 का, यहाँ पर तो कितना आया? 2 माइक्रोफैरड आया। अब ये दोनों क्या है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या होता है? C1 + C2 होता है, यानी 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड।
ए व बी के मध्य तुल्यधारिता तू बराबर 4 × C/4 + C, यानी कि 2 × 4 + C बराबर 4C। क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 + 2C बराबर 4C, यानी 2C बराबर 8, यानी C बराबर 4 माइक्रोफैरड। क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र, यदि किसी परिनालिका की लंबाई l तथा फेरों की कुल संख्या n है, तब परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n बराबर n/l। परिनालिका के भीतर I एम्पीयर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू इंटू एन आई बराबर μ0 Ni/L। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। यदि परिनालिका के परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो, तो परिनालिका के प्रत्येक फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B इंटू A/μ0 Ni/L A। ठीक है ना। परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स आपके लिए क्या हो जाएगा, n फाई बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू μ0 Ni/L इंटू A बराबर Li, जहाँ यल क्या है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व गुणांक है। यल बराबर क्या है, μ0 n² A/L, जहाँ μ0 का मात्रक हेनरी प्रति मीटर लिया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके सामने। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए, इसकी कार्यविधि की संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है ना। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लाइट इमिटेड डायोड, ठीक है ना। प्रकाश उत्सर्जक डायोड में वे प्रकाशिक यंत्र होते हैं जो पीएन संधि डायोड के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें पीएन संधि डायोड अग्रदिशित बायस में स्वतः विकिरण, ध्यान दीजिएगा, विकिरण का उत्सर्जन करता है। ठीक, और यह एक पारदर्शी आवरण से बना होता है ताकि उत्सर्जित विकिरण इससे बाहर आ सके। एलईडी के प्रतीक तथा विद्युत परिपथ निम्न रूप से प्रदर्शित है। ठीक, ये आपका पीएन संधि डायोड है। ठीक है ना, ये आपकी विकिरण यहाँ पर से निकलेगी। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए। यदि इस दूरदर्शी की अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा दूरस्थ वस्तु का अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख आपका ये हो जाएगा। तो मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, दो आपके पास लेंस हैं, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। ठीक, इसको आप L1 कह दीजिए, इसको आप L2 कह दीजिए। तो क्या कर रहा है कि एक अपवर्ती दूरदर्शी है, अपवर्ती दूरदर्शी इसके प्रकाश को क्या कर रही है, अपवर्तित कर रही है। यहाँ देखिए अपवर्तित कर रही है, तो अपवर्तित कर रही है, तो अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख, मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु है, यहाँ से किरण आई। ठीक, फिर क्या होगा, यहाँ से वापस आएगी, मतलब ये अनंत पर आपको दिखती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना, वस्तु का प्रतिबिंब इसके नीचे बनेगा, लेकिन ये कहाँ पर दिखेगी, अनंत पर बनती हुई दिखेगी। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि दूरदर्शी के लिए अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 250 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी fe 5 सेंटीमीटर, अतः दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना है, m बराबर f0/fe बराबर 250/5 बराबर 50 क्या हो जाएगा, तथा नेत्रिका लेंस एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी l बराबर fo + fe, l बराबर क्या हो जाएगा, 250 + 5 बराबर 255 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके लिए। प्रश्न 5 की बात करेंगे। अर्धचालक क्या है, तो मादन के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। कहाँ पर, मादन के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को आपको समझाना है। तो अर्धचालक क्या होते हैं, एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। ठीक, एक अर्धचालक क्या होता है, जिनके विद्युतीय गुण क्या होते हैं, कुचालकों, मतलब कुचालक जिसमें आप विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। सुचालक मतलब जिसमें आप विद्युत का प्रवाह करा सकते हैं।
ठीक। तो जर्मेनियम तथा सिलिकॉन इन पदार्थों के सबसे चर्चित उदाहरण हैं। ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार कमरे के ताप पर अर्धचालक पदार्थ वे हैं जिनके चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए हों तथा जिनके मध्य का निषिद्ध ऊर्जा बैंड काफी संकरा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का हो। ठीक। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध तथा निज अर्धचालक, अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। ठीक है ना। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं यह आपको बताना है। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है ना। यह आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। यदि दो समान परंतु विपरीत आवेशों को निश्चित दूरी पर रखा जाए तो उससे बनी वैद्युत व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्यू हो जाएगा। यदि एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यदि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम आवेश को 2L के दूरी पर रखी जाए तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होगा। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है। ठीक है ना। तो W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यंग की द्विध्रुवीय प्रयोग में, ठीक है ना, शून्य क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजे किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.50 mm एवं 14.50 mm की दूरी पर प्राप्त होती हैं। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तब उसी समायोजन हेतु शून्य क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए आपको। ठीक है ना। ये आपको बताना है। यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, शून्य क्रम व 10वें क्रम के दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्रमशः 11.50 व 14.50 mm है तथा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर λd/d तथा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा W/λ यानी 14.50 माइनस 11.50 बराबर 10 बराबर 3/10 बराबर 0.3 mm। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, W/λ बराबर कैपिटल D/d नियत होगा। W/λ1 बराबर W2/λ2 क्या हो जाएगा 0.3/6000 बराबर W2/5000 बराबर W2 बराबर 5000/6000 इंटू 0.3। W2 बराबर 0.25 mm। 10वें फ्रिंज की चौड़ाई 11.50 प्लस 0.25 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 14.00 mm। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टेज एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दिया है VL बराबर 20 वोल्ट, VC बराबर 11 वोल्ट एंड VR बराबर 9 वोल्ट। तब परिणामी वोल्टेज V बराबर अंडर रूट VR का स्क्वायर माइनस BL माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 11 का होल स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अपान 9 अंडर रूट 2। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताता था परिपथ में धारा व वोल्टेज के बीच जो कलांतर होगा थीटा हो तब tan थीटा बराबर XL माइनस XC अपान R बराबर I इंटू VL माइनस I इंटू VC VL अपान I इंटू VR बराबर VL माइनस BC अपान VR यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 11 अपान 9 बराबर 9 अपान 9 बराबर 1 tan 45 बराबर 1 थीटा बराबर π/4। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कर रहा है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। अज्ञात प्रतिरोध यक्स ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत है। सेतु संतुलन की अवस्था में है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा फिगर है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे इसका 10 ओम, इसका x ओम, यहाँ से यहाँ तक दूरी 52 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध यक्स ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में L1/L2 बराबर R1/R2 यानी कि 52/100
100 माइनस 52 बराबर x अपान 10/3। R2 बराबर 10 इंटू 5/10 प्लस 5 बराबर 50 अपान 15 बराबर 10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 52/48 इंटू 10/3 सॉल्व करेंगे तो x बराबर 65/18। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो मीटर सेतु किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित क्या है? मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। इसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक, ये आपको लिख लेना कुल मिलाकर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये आपका सेल हो जाएगा, ये आपका धारा नियंत्रक हो जाएगा, कुंजी हो जाएगी। ठीक है ना, अगर पूरी दूरी आपकी 100 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल है, पूरी दूरी 100 है, तो 100 में से यल को घटाएंगे तो इतनी दूरी आपको निकल जाएगी। ये आपका शंट प्रतिरोध है। ठीक है ना, प्रतिरोध बॉक्स ये आपका है। ठीक है ना, यस के लिए आपको ध्यान देना होगा। और अज्ञात प्रतिरोध आप कैसे निकालेंगे? यस बराबर R इंटू 100 माइनस यल अपान यल। ठीक है ना, खंडीय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो 29Cu63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए, जबकि 29Cu63 का द्रव्यमान 62.92 AMU, Mp बराबर 1.00783 AMU और Mn बराबर 1.00867 AMU। ठीक है ना, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 29Cu63 का द्रव्यमान 62.92960 AMU, कापर 29Cu63 के एक सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम, तांबे के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.02 इंटू 23 इंटू 10⁻23 अपान 63। तांबे के 5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 अपान 63 इंटू 5 बराबर 0.48 इंटू 23 10⁻23। ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आएगा? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इतना आपका आंसर आएगा कुल मिलाकर 2.65 इंटू 10⁻25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, साथ की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति पश्च अभिनति हेतु वांछित परिपथ बनाइए। दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक वक्र भी दर्शाइए। दिए गए परिपथ में एमीटर A1 एवं A2 का पाठ्यांक क्या होगा? डायोड D एक आदर्श डायोड है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। संधि डायोड की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 10 ओम, ये 2 वोल्ट आपका डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। तो पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक क्षेत्र ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की क्या होगी? यहाँ पर अधिकता होती है। इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं तथा इन क्षेत्रों के बीच की परिसीमा को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा ग्राही आयनन हो जाएगा, यहाँ पे दाता आयन हो जाएगा, ये आपके कोटर हो जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका पी क्षेत्र, यहाँ पर एन क्षेत्र। तो पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत परिपथ तो आपका ये कोटर हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब पीएन आपका देखिए पी को प्लस से जोड़ेंगे और एन को निगेटिव जोड़ेंगे तो ये आपका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अग्र अभिनत होता है हमेशा। ठीक, जब इसी को हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब हम पी को माइनस से और सेल के माइनस सिरे से और एन को सेल के ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा? पश्च अभिनत आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। +5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक, तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र, माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 जिसकी मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। तो एक बिंदु वस्तु O
मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 न हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाएगा। यदि प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 हो तो V डैश, तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1। ठीक है ना। चलिए ये आप देख सकते हैं। इसको आपको पूरा क्या करना है, स्क्रीनशॉट करना है। इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, फिर इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद आपको इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है और इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। क्या कह रहा है, किसी धारामापी की सुग्राहिता का अर्थ समझाइए। किसी धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, समझाइए। किसी धारामापी में 1 एम्पीयर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है। इसे 10 एम्पीयर परास के मीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट एवं धारामापी के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। तो धारामापी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण धारामापी कहलाता है। धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है, धारामापी की सुग्राहिता धारामापी का वह गुण है जिससे धारा का मापन अत्यंत शुद्धता से किया जा सके। किसी धारामापी का प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी सुग्राहिता उतना ही अधिक होगी। ठीक। तो धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण की बात करेंगे तो वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ा जाता है। ठीक है ना। और माना धारामापी कुंडली का प्रतिरोध G तथा तार का प्रतिरोध R है। यदि उसमें IG धारा बहने पर पूर्ण स्केल में विक्षेप प्राप्त होता है तो ओम के नियम से V बराबर IG प्लस IG इंटू जी प्लस IG इंटू आर बराबर V माइनस IG इंटू जी बराबर IG इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R बराबर V/IG माइनस जी। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, माना धारामापी को एमीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट का प्रतिरोध RS है तथा धारामापी का प्रतिरोध RG है। ठीक है ना। I बराबर 10 एम्पियर और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो RS बराबर RG/G यानी RG/9। अतः यह वांछित शंट व धारामापी के प्रतिरोध में संबंध है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आपका पूरा मॉडल पेपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।